नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाओ। आज आपकी एक फिर से एक धुआंधार क्लास स्टार्ट हो सके। देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कल इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ गया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आपकी क्लासेस कनेक्ट नहीं हो पा रही थी वेबसाइट से। इस वजह से आज कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, आइए फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आपकी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लाइव आ जाओ, जितने भी लोग हैं सारे लोग लाइव आ जाए, जल्दी से आ जाए, जिससे आपकी धुआंधार क्लास स्टार्ट हो जाए। आ जाइए, सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। ये गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया, जिसमें हम लगातार आपको केमिस्ट्री की क्लासेस दे रहे हैं। साथ में 12th की 10th की सारी क्लासेज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निःशुल्क आपको मिल रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के वैश्विक प्रभाव में, जहां सब स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद है। हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको निरंतर एक अच्छी क्वालिटी में हम आपके लिए दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। आइए सारे लोग लाइव आ जाओ। जितने भी चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी नए इस समय देख रहे हैं, नए लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर जिससे मैं आपकी अच्छे से क्लास स्टार्ट कर सकूँ आज आपकी। चलिए देखिए, जैसा कि मैं थंबनेल में दिखा देता हूँ, आज परमाणु की आधुनिक परिकल्पना का आज पार्ट 3 है, यानी तीसरा पार्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक ना, तीसरा पार्ट। और मैं एकदम वादा आपसे कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूँ। आपका सारा डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये आप जान रहे हैं। हालांकि इतना वीडियो आपने देख लिया है, हमारा हाई स्कूल में आपने हमसे पढ़ा भी है, सब कुछ आप जानते हैं, समझते हैं हमारे बारे में। आइए, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको उस दिन पढ़ा रहा था बच्चों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। मैं उस दिन आपको पढ़ा रहा था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता। ठीक, मैं उस दिन आपको पढ़ा रहा था क्या, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, और इसका मैंने आपको फार्मूला तक बता दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ तक ब्रेक कर दिया था आपका ना, डेल पी इंटू डेल्टा एक्स, और मैंने आपको बताया था क्या h/4π ये फार्मूला होता है। यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। जहाँ जो p होता है वो संवेग होता है, x जो होता है वो कण की स्थिति होता है, h प्लांक नियतांक होता है, और 4π आप जानती हो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से आई भी होंगी। आइए आज उसी के आगे हम बात करते हैं। देखिए, आप जानते हो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो संवेग होता है p माने क्या होता है, संवेग। संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुणे v, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी को ही हम संवेग कहते हैं। आपको मैंने उस दिन बताया था जब मैं आपको डी ब्रोगली समीकरण पढ़ा रहा था, याद करो, याद कीजिए। जब मैं आपको डी ब्रोगली का समीकरण पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था संवेग p बराबर m इंटू v के होता है। ठीक ना, अच्छा होता है। अगर हम यहीं पर डेल्टा p ले लें तो डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डेल्टा v के। ये क्या हो जाएगा बताइए, ये m डेल्टा v हो जाएगा। कैसे हो जाएगा m डेल्टा v, देखिए अवकलन, जो मैथ वाले बच्चे हैं जब उनको डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, अवकलन पढ़ाया जाएगा इंटर में, तो वहां पे एक फार्मूला होता है, एक नियम होता है, प्रथम गुणे द्वितीय पद का अवकल गुणांक धन द्वितीय गुणे प्रथम पद का अवकल गुणांक, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट। तो उसी से मैंने किया है डेल्टा p बराबर m डेल्टा v। हालांकि उतना आपको बहुत ज़्यादा डीप मत जाना, खाली यहाँ पे ये समझना कि डेल्टा p बराबर हो जाएगा m डेल्टा v के। क्योंकि p बराबर m भी होता है, मैंने उस दिन आपको अच्छे से बताया है, इसलिए डेल्टा p अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, m डेल्टा v हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। यानी डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डेल्टा p बराबर हो जाएगा m डेल्टा v के। ठीक ना, अच्छा तो देखो, जो हाइजेनबर्ग का समीकरण है डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स और h/4π, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब हम इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा सर, इसका ऑपरेशन होगा, अगर हम डेल्टा p के जगह पे क्या लिख दें, हम इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अभी मैंने आपको बताया। डेल्टा p के जगह पे लिख दो m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, जैसा है वैसा लिख दो डेल्टा एक्स, और क्या हो जाएगा सर, और हो जाएगा क्या h/4π, ये हो जाएगा सर। ठीक ना, तो ये आपका एक फार्मूला निकला, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स h/4π, एक फार्मूला, आप इसको भी नोट कर लीजिए।
ठीक, एक फार्मूला आप इसको भी नोट कर लीजिए कि यम डेल्टा भी कैसे आया। आप खाली ये जानना कि डेल्टा पी बराबर यम इंटू वी होता है, तो हमने वी के बगल खाली डेल्टा लिख दिया, बस अब ये जानना, और फालतू इसमें और मत जानने लगना आप जो है, ठीक ना। यम डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपान 4 पाई के। चलिए क्लियर हुआ? फार्मूला लिख लीजिए अच्छे से, परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमसे हो रहा है हम आपको अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करके पढ़ते रहिए, बाकी जब ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी तब कोचिंग आपकी स्टार्ट होगी। कोचिंग आपकी स्टार्ट है, ठीक ना। ऑनलाइन के फील्ड से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी कोचिंग अगस्त से स्टार्ट हो गई है, लगभग जुलाई अगस्त से हम आपको वीडियो दे रहे हैं। आपकी कोचिंग स्टार्ट है, बंद नहीं है कोचिंग, लगातार आपको क्लासेज मिल रही है जुलाई से ही। तब आप परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपको मिल रहा है, जितना हमसे हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं, बस आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके आप पढ़िए। चलिए सर, तो देखो सर, फार्मूला आपने दो पढ़ लिया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपान 4 पाई, और दूसरा पढ़ लिया यम डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपान 4 पाई। अब दोनों फार्मूले में से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आप लगा लेंगे। मैं एक क्वेश्चन का पीपीटी आपको दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, चलो कंप्यूटर जी लग जाओ जल्दी से, अच्छे से बच्चों के लिए। बच्चों को काहे नाराज कर रहे हो कंप्यूटर जी? हाँ, एक बार आप कंप्यूटर जी के लिए अच्छे से धन्यवाद बोल दीजिए। ये कंप्यूटर जी दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक ना। अगर यही बेकार हो जाए तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो कंप्यूटर जी आपके लिए लगातार खड़े रहते हैं, इन्हीं की बदौलत मैं पढ़ा पाता हूँ आप लोगों को। तो एक बार आप कंप्यूटर जी को अच्छे से धन्यवाद बोल दीजिए। आइए सर, चलिए क्वेश्चन है, एक गेंद का द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है। देखो, एक गेंद का द्रव्यमान यानी मास 0.15 किलोग्राम है, ठीक। एक गेंद का द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है, यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता, देखो उस स्थित कह रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, स्थित मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, P मतलब संवेग, x मतलब स्थित, यानी डेल्टा x क्या कह रहा है सर? डेल्टा x कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम। डेल्टा x कितना कह रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ एंगस्ट्रॉम में लिखी हो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको पहले चेंज कर देना है किसमें? मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻−10 मीटर, 1 × 10⁻−10 मीटर, ठीक ना। तो उसके वेग में अनिश्चितता निकालना है, उसके वेग में अनिश्चितता निकालना है, यानी कहने का मतलब है हमें निकालना है डेल्टा भी, हमें डेल्टा भी निकालना है। बस फार्मूला मैंने बताया है, अब उस फार्मूले पर रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। अभी मैंने जो फार्मूला बताया दूसरा वाला फार्मूला, उसी पे आपको रखना है। वेग में अनिश्चितता पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम को मैंने किस में चेंज किया है? मीटर में चेंज किया है, क्योंकि हमारा एक यूनिट मीटर में है, किलोग्राम में, एमकेएस पद्धति में है, इस वजह से इसको मैंने मीटर में चेंज किया है। आप ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ कर दो, इधर उधर कर दीजिए। चलिए, तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या होता है? यम डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा यम मास, एक गेंद का द्रव्यमान कितना दिया है? एक गेंद का द्रव्यमान दिया है कितना? 0.15 इंटू वेग में अनिश्चितता पूछा है, डेल्टा भी को ऐसे ही रहने दो, इंटू उसकी स्थिर में अनिश्चितता डेल्टा एक्स कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मैंने अभी चेंज किया, 1 × 10⁻10 बराबर h का मान कितना होता है? आप कहोगे सर h का मान होता है कितना? 6.625 इंटू 10⁻−34 ना, बराबर, देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 6.625 इंटू 10⁻−34 अपान 4, और पाई का मान 3.141। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक। क्या करेंगे? इन दोनों को पक्षांतर करोगे, नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, बस हल कर लीजिएगा, ठीक ना, आंसर आपका आ जाएगा। और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा। इसका आंसर आएगा सर, इसका आंसर आएगा 3 इसका जो आंसर है वो है 3.52 इंटू 10⁻24 मीटर प्रति सेकंड,
उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से लगा लेंगे। अब इससे सरल नहीं हो सकता, खाली फार्मूला मैंने बता दिया, वैल्यू मैंने रख दिया। अब यार हल कर सकते हो यार, इससे ज़्यादा अब क्या बताया जाए इसमें, ठीक ना। तो दो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई, एक तो मैंने आपको डी ब्रोगली समीकरण बताया और एक मैंने आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताया। पर आधुनिक परमाणु अवधारणा में मैंने आपको दो चीज़ें अच्छे से बता दी, डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, मैंने आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक ना। अब इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी है सर। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देंगे। जितने भी चैनल पर नए लोग देख रहे हैं, देखिए आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। जितने आपके फ्रेंड हों सबको बताइए, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने आपके फ्रेंड हो आप उसको बताइए, सबको बताइए, ठीक ना। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए, और देखिए ये सारी चीज़ें जो हम लगाते हैं, ये थंबनेल ये जो मैंने बनाया, हालांकि हम भी बनाते हैं जो है, ठीक ना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो क्लास 11 के लिए जो सारा थंबनेल भेजते हैं वो विक्रांत सिंह भेजते हैं। ये चीज़ें विक्रांत सिंह ने भेजा है, आदर्श विक्रांत ने भेजा है, और ये जो थंबनेल आप देख रहे हो इसको भी विक्रांत सिंह ने भेजा है। ये अपना काम कर देते हैं हमारे बिना कहे, जैसे जो वीडियो खत्म होता है उसके तुरंत बाद जानते हैं कि सर तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, तो वो तुरंत बना देते हैं। तो एक बार विक्रांत सिंह के लिए सारे लोग जो है उनको धन्यवाद दे दीजिए मेरी तरफ से, जो है एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए आप सारे लोग, वो बहुत मेहनत करते हैं जो है, और हमारे लिए जो है सब कुछ ये करते रहते हैं, आपकी क्लास के लिए सब कुछ बनाते रहते हैं, थंबनेल वंबनेल वो बनाते हैं, ठीक ना। हालांकि इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं बनाता हूँ, मुझे पता है जो है, तो मुझे क्योंकि बहुत सारे क्लासेस मुझे लेनी रहती हैं, अटेंड करनी रहती हैं, डीएलएड का है, इंटर का है, कई सारे क्लासेज हैं, टेट है, सीटेट है, कई सारे क्लासेस मुझे अटेंड करनी रहती है। लेकिन उस सबके बीच मैं आपके लिए आता हूँ, आपके लिए टाइम निकाल कर आपको सारी चीज़ें मैं देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ काम होता है। जितने में मैं ऑनलाइन के लिए आपको सब कुछ कनेक्ट करके देता हूँ, उतने में मैं ऑफलाइन में 4 बैच पढ़ा सकता हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ चल रहा है, आपके लिए हम हैं, हमारी ज़िंदगी आपके लिए, हमारी पूरी लाइफ आपके लिए समर्पित है, हमारे बच्चों के लिए समर्पित है, तो हम आपके लिए कर रहे हैं जो है। तो एक बार आप सारे लोग विक्रांत सिंह के लिए, ठीक ना, जो इतने मेहनत करते हैं, रमेश चौरसिया जी भी बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी जो है आप सारे लोग अभिवादन दे सकते हैं हमारी तरफ से जो है, ठीक। आइए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने चल रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परमाणु कक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु कक्षक। यहीं सब स्टार्ट हो रहा है आपका, ये जान लीजिए, सब कुछ आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जान लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि परमाणु की आधुनिक अवधारणा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर ही आप पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सर चलिए देखते हैं, पहले तो परमाणु बना लीजिए, ठीक। ये परमाणु हो गया, परमाणु का बीच वाला भाग क्या हो गया, नाभिक हो गया। आप जानते हो परमाणु के बीच वाला भाग क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक ना। अच्छा क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, आप कहोगे सर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, आप कहोगे सर नाभिक के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। सुनो समझो, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक रहती है, उसी को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। दो शब्द ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आपको दो शब्द ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, दो शब्द ध्यान देना है। एक शब्द ध्यान देना है संभावना, और एक शब्द ध्यान देना है बच्चों सबसे अधिक। दो शब्द आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बस ये दो शब्द आप पकड़े रहिएगा। परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र,
परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है उसी को परमाणु कक्षक कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। बताएं, क्लियर हुआ? बताइए, कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की पाने की संभावना क्या होनी चाहिए? सबसे अधिक होनी चाहिए, सबसे अधिक होनी चाहिए। कहाँ? नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, यानी परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं, उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। बताइए, बहुत आराम से मैंने आपको सारी चीजें बता दी परमाणु कक्षक के बारे में। परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं, उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। हिंट डालेंगे, परमाणु कक्षक के प्रकार, परमाणु कक्षक के प्रकार, हेडिंग कीजिएगा परमाणु कक्षक के प्रकार। और ये सारी चीजें मैंने आपको 10th में ही पढ़ा दी हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको 10th में ही पढ़ा दी थी लगभग परमाणु कक्षक के प्रकार के बारे में। अभी देखिए, मैं जैसे आपको बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। यस कक्षक पहला है, दूसरा पी कक्षक, याद कीजिए जब मैं आपको आबाहु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बता दिया था 10th में, जो कि आपके सिलेबस में था ही नहीं। डी कक्षक और यफ कक्षक, एसपीडीएफ मैंने आपको 10th में ही पढ़ा दिया था। इसको जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे, जब मान लीजिए भूल गए होंगे कोई बात नहीं है, एक बार नोट्स खोलिएगा, 10th में है। यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और यफ कक्षक, ये परमाणु कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। चलिए यस कक्षक स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक अच्छी सी छोटी सी शायरी सुनते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। शायरी ये है कि जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से ऊंचा मेरा सर लगता है। जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी रोशन हूं मैं, तेज आंधियां हैं फिर भी रोशन हूं मैं। माँ ये तेरी रहमतों का असर लगता है, माँ ये तेरी रहमतों का असर लगता है। आइए सर स्टार्ट करते हैं धमाकेदार जोरदार यस कक्षक के बारे में। यस कक्षक आप लोग हैंड करेंगे। यस कक्षक, एस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल, यस कक्षक। बहुत आराम से मैं इसको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको कभी इन सब चीज़ों में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। बुक में बहुत टफ लैंग्वेज लिखा है, आप परेशान मत होइएगा, बस आप चुपचाप सुनिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक ना। बहुत मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे और यही आपका आगे तक काम देगा, ठीक ना। हाँ, आप ये मत समझना कि गुरुजी तो क्या पढ़ा रहे हैं, दो ही लाइन में पढ़ा रहे हैं, नहीं। हमारे देखिए हम अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और यही हमारा अंदाज है, इसी तरीके से पढ़ाते हैं जो है, ठीक ना। तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, बुक उठाने की आपको जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपकी मर्जी, भाई आपकी मर्जी को कौन रोक सकता है। आइए यस कक्षक की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जो यस कक्षक होता है इनका आकार गोलाकार होता है। आप कहेंगे यस कक्षक का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। यस कक्षक का जो आकार होता है वो बताइए क्या होता है? यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है। यस कक्षक का जो आकार होता है वो क्या होता है? गोलाकार। लिखेंगे यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है। यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, यानी इनकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, ठीक। इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी आकृति गोलाकार होती है, गोला बना दीजिएगा। और देखिए चूंकि ये यस कक्षक है, गोलाकार है, बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम इनमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी खाने की भूख जो है, इनकी रोटी खाने की जो भूख है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक ना। आप लिखेंगे इनका आकार गोलाकार होता है
और इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बना देता हूं, अगर हम यस कक्षक की बात करें तो ये आपका हो गया यस कक्षक, और यस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आते हैं कितना 2, वो कितने आते हैं 2। अभी आप ऐसे बना लीजिए तो कैसे आते हैं इसमें हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बस बहुत सरल, हम आपको वही बता रहे हैं जिसकी आने की, जिससे आपको आगे का काम मिले, ठीक ना। फालतू कुछ इसमें और जानने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अगला है मेरे बच्चों, अगला है मेरे बच्चों पी कक्षक, अगला है बच्चों पी कक्षक। पी कक्षक देखिए सर, जो पी कक्षक होते हैं ये शंकर जी का आधा डमरू बना दो, 8 बना दीजिए, इनका आकार डमरूकार होता है। कैसा होता है? डमरू नहीं, डंबल। इनका जो आकार होता है वो डंबल होता है, डमरू नहीं कहेंगे, डंबल कहेंगे। इनका जो आकार होता है क्या होता है? डंबलकार होता है, इनका आकार डंबलकार होता है। इनका जो आकार होता है क्या होता है बताइए सर? डंबलकार होता है, ठीक ना। और इनकी जो भूख होती है रोटी खाने की वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी इनमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलिए देखिए कैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे। अभी आप ये सब मत सोचना कि गुरुजी ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब हमको समझे नहीं आ रहा है, ठीक ना। देखो 1 मिनट, इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इनमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आप अभी इसको ऐसे बना लीजिए, बाद में हम आपको बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, कैसे कितने खाने होते हैं, सब हम आपको बताएंगे। अभी खाली आप यहाँ पे सीखिए कि क्या होते हैं, कैसे इनका आकार होता है, ठीक ना। चलिए अब देखो आपने 2 चीज सीखा है, सुनो यहाँ पे। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैंने केवल 1 खाना बनाया था। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता कि नहीं होता? मैंने क्या खाना बनाया? 1 खाना बनाया, 1 खाना बनाया तो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा था। भरा कि नहीं भरा बताओ। फिर मैंने आपसे कहा कि जो पी कक्षक होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैंने क्या किया? मैंने 3 खाना बनाया। 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। आप समझ जाना, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिस कक्षक में उसका उतने आधा खाना बनेगा। इसके बाद मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर दिया, यहाँ पे क्या भर दिया? इलेक्ट्रॉन्स भर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिया, ठीक ना। आप कल ही 2 चीज यहाँ पे समझो। पहली चीज तो आप कक्षक की आकृति याद कर लीजिएगा, कौन कैसा होता है। जैसे यस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबलकार। फिर किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। और जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसी का आधा क्या बनेगा? खाना बनेगा। उसी का आधा क्या बनेगा? खाना बनेगा, ठीक। तो आज मैं केवल यस और पी कक्षक की ही बात करता हूँ, इससे ज्यादा अभी आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी कल हम आपको पढ़ाएंगे डी और एफ के बारे में और सारी चीजें हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे पढ़ते हैं, एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।